हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में जियोग्राफी की एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर का नाम रहेगा भारत की नदियाँ। चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट रहेगा, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का चैप्टर है भारत की नदियां। तो आज अपन देखने वाले हैं हम भारत की नदियों की। तो भारत की नदियों की बात करते हैं तो नदियों में बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहलाती है। तो नदी को क्या कहते हैं? बहते हुए जल को प्राकृतिक धारा को ही नदी कहते हैं। तो इस नदियों के बारे में देखते हैं। तो नदियों से लाभ क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। तो नदियों से स्रोत है कि पीने के लिए पानी हमें नदियों से प्राप्त होता है, और सिंचाई के जल के लिए भी नदियों का प्रयोग किया जाता है। नदी के पानी का प्रयोग किया जाता है। और नदी के लाभ से विद्युत उत्पादन में भी हमें नदियों से ही सहायता मिलती है। तो और बी दूसरे नंबर पे है कि उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराना, यह नदियों का ही काम होता है। नदी भूमि उपजाऊ उपलब्ध कराती है। और मछलियां प्राप्त करना, यह भी नदी से किया जाता है। और नदी का तल या बालू प्राप्त करना, यह नदी से ही इसके प्रमुख लाभ हैं। तो नदियों में सबसे पहले अपन देख लेते हैं गंगा नदी को। यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो गंगा नदी का उद्गम देखते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री गौमुख से इसका उद्गम होता है। और इसके उद्गम उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन राज्यों से होकर बहती है। तो झारखंड में साहिबगंज से होकर निकलती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और पश्चिम बंगाल के बाद यह बांग्लादेश देश में जाके इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। चलिए इसकी संपूर्ण लंबाई क्या है? तो गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी संपूर्ण लंबाई, और सबसे लंबी नदी है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे राष्ट्रीय नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। एवं इसमें पाए जाने वाले जीव एक डॉल्फिन और बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस का कार्य होता है स्वतः ही शुद्धिकरण करना। तो यह जल का शुद्धिकरण बैक्टीरियोफेज वायरस करते हैं, जिस कारण से गंगा नदी का पानी जल्द से खराब नहीं होता है। और गंगा की सहायक नदियां, चलिए गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं। जैसे कि रामगंगा इसकी प्रथम सहायक नदी है, और महानंदा इसकी अंतिम सहायक नदी है। तो गंगा नदी की प्रथम रामगंगा है, और अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। तो गंगा नदी को लास्ट में अभी आगे चल के इसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो यह लार्जेस्ट पानी के आधार पर यह घाघरा नदी है। तो इसकी सहायक नदी में पानी के आधार पर सबसे सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी? तो घाघरा नदी इसकी पानी के आधार पर सबसे बड़ी नदी घाघरा नदी है। और लार्जेस्ट यानी सबसे लंबी नदी इसकी यमुना नदी है, गंगा नदी की लंबी नदी यमुना नदी है। और पानी के आधार पर घाघरा नदी है। तो दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी, तो जो ऐसी इसकी सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है? सोन नदी है। और धरातल में उद्गम वाली नदी कौन सी है? तो धरातल में उद्गम उद्गम होने वाली नदी है गोमती नदी। जैसे उत्तरीय बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? वह कोसी नदी है। इसे विनाशकारी बाढ़ आने के कारण इसका नाम उत्तरीय बिहार का सूख निकल गया है। और कोसी नदी 7 धाराओं के रूप में निकलती है, अतः इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। केवल 3 धाराएं भारत में प्रवेश करती हैं। तो कोसी नदी की इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। और केवल 3 धाराएं भारत में प्रवेश करती हैं। वह 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? तो पहली धारा है अरुण कोसी,
सेकंड है तामूर कोसी और सन कोसी। यह धाराएं मुख्य धारा इस भारत में प्रवेश करती हैं। तो अरुण कोसी धारा होती है, इसकी यह एक मुख्य धारा है, इसको ध्यान रखना है। और भारत की दो नदियां जिनका उद्गम एक ही है लेकिन बहने की दिशा विपरीत है, वह नदी कौन कौन सी हैं? तो उत्तर में सोन उत्तर दिशा में बहती है और नर्मदा नदी होती है, यह दक्षिण दिशा की ओर बहती है। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो घड़ियाल कौन सी नदी प्रसिद्ध है घड़ियाल के लिए? यह चंबल नदी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गंगा रिवर के डायग्राम से देख लेते हैं। तो यह गंगा नदी का डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि पहले गौमुख ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और यह आगे चल के गढ़वाल में मिलती है जहाँ पर देवप्रयाग बनता है। और यहाँ से है संतोषपद ग्लेशियर, यह एक अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी के यहाँ पे 5 प्रयाग बनाती है जो कि कई नदियों के साथ मिलकर प्रयाग बनाती है। उस प्रयाग को देख लेते हैं। जैसे धौली गंगा यहाँ विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से, और नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। और गढ़वाल में इसे गौमुख ग्लेशियर से आई भागीरथी नदी इसे गढ़वाल यानी देव प्रयाग में मिलती है। तो आगे चल के यह गंगा नदी यूपी के हरिद्वार मैदान में प्रवेश कर जाती है और यूपी से आगे जाकर कन्नौज जिला से होते हुए यह रामगंगा नदी में मिलती है कन्नौज जिला में। और आगे प्रयागराज में यह यमुना नदी के संगम है प्रयागराज में। और यमुना नदी प्रयागराज के बाद गाजीपुर में यह गोमती नदी गाजीपुर के बाद आके है घाघरा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी इसकी सहायक नदी है। और घाघरा नदी के बाद पटना में इसकी सहायक नदी सोन नदी मिलती है। तो सोन नदी के साथ गंगा नदी का संगम कहाँ पे? पटना में है। और पटना के बाद सोनपुर में गंडक नदी आकर इसमें मिल जाती है। और कोसी नदी इसे करसेला बिहार में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी से सोनपुर के बाद। और आगे महानंदा नदी, यह अंतिम लास्ट इसकी सहायक नदी है महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और यह अंतिम सहायक नदी है गंगा की, जो कि यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। वह यहाँ से पहले पश्चिम बंगाल के बाद से ही नीचे के साइड दक्षिण दिशा में हुगली नदी इसी गंगा नदी से अलग हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं सिंधु नदी। अभी गंगा नदी को देखने के बाद अब नेक्स्ट नदी कौन सी है? सिंधु नदी। यह नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम बोखुरचू यानी चेमा इंगू ग्लेशियर से होता है। यह चाइना के तिब्बत में स्थित है और चाइना के तिब्बत से इंडिया में प्रवेश करती है और यह इंडिया से पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान के अटक यानी मैदानी भाग पर बहती है और यह मिठानकोट में सहायक नदी मिलती हैं। मिठानकोट में इससे सारी सहायक नदियां कहाँ मिलती हैं? मिठानकोट में। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ सहायक नदियां मिठानकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी इंडिया में किस स्थान से इंटर करती है और किस स्थान से एग्जिट करती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इंटर करती है उस स्थान को दमचोक नामक स्थान से है इंटर करती है इंडिया में, और भारत में चिल्लास नामक स्थान से है बाहर निकलती है जो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु जल समझौता, चलिए सिंधु जल समझौता देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और यह भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पूरी हुई। इसके अनुसार सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब इनका 80% का उपयोग तो पाकिस्तान के द्वारा तथा रावी सतलज और ब्यास नदी का 80% भारत करेगा। तो इसमें स्वतः नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ण कहा जाता है। तो यह श्वेत
सिंधु नदी को नदी घाटी का पाकिस्तान का स्वर्ण कहा जाता है। वैसे रेमू ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ भी कहा जाता है। वैसे रेमू ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर की जीभ भी कहा जाता है। तो इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। पहली सहायक नदी है झेलम नदी। यह सिंधु नदी की पहली सहायक नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी श्रीनगर की बैरीनांग झील से निकलती है। श्रीनगर की बैरीनांग झील से निकलती है झेलम नदी। और यह नदी पाकिस्तान पीओके तथा बुलर झील से गुजरती हुई आगे चलती है और यह चिनाव नदी की सहायक नदी है। तो झेलम नदी आगे चल के किस नदी में मिलती है? चिनाव नदी में। यह सीधी सिंधु नदी में नहीं मिलती है, यह चिनाव नदी से मिलती है। तो अब आगे चिनाव नदी को देख लेते हैं। तो चिनाव नदी की बड़ा लाचला दर्रे से चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है और दोनों धाराओं का संयुक्त रूप चिनाव नदी कहलाती है। इन दोनों धाराओं के संयुक्त रूप को ही चिनाव नदी कहा जाता है। और यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बहती है। यह हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल या नदी पुल बनाया जा रहा है। तो झेलम और रावी नदी चिनाव नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम और रावी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह भी चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। इसका पुराना नाम अस्किनी था। तो चिनाव नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रावी नदी देख लेते हैं। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश के पंजाब और पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान के सिंधु सराय में चिनाव नदी में मिल जाती है। इसका पुराना नाम परोसनी है। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परोसनी। और ब्यास नदी, तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि रोहतांग दर्रे का हिस्सा है ब्यास कुंड। और यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली शहर से गुजरते हुए पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कुल्लू मनाली से शहर से किनारे से निकलती है और पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। यह एक सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी। तो सतलज नदी प्लस ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरिके बैराज बांध कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो इसका पुराना नाम, ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। चलिए गलवान नदी, यह काराकोरम वाले भाग में अक्साई चीन से निकलती है और शोक नदी में मिल जाती है। तो यह एक शोक नदी की सहायक नदी है, गलवान नदी। इसके बाद देख लेते हैं सतलज नदी। यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है, सतलज नदी। यह नदी चेमा इंग ग्लेशियर के राक्षस ताल भी कहा जाता है, तो राकस ताल से निकलती है और यह शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में बहती है। और सतलुज नदी का पुराना नाम है सतुद्री। ब्रह्मपुत्र नदी, चलिए आगे अब ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं। गंगा नदी, सिंधु नदी देख ली, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, यह नदी चेमा युंगमा ग्लेशियर से आंसी नामक ग्लेशियर से निकलती है। इसका मानसरोवर झील, यह मानसरोवर झील से तिब्बत, और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह तिब्बत यानी चाइना से सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दे जाना जाता है? सांगपो नदी से जाना जाता है। तो यह तिब्बत से चाइना से आगे चलते हुए यह इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में इसका विस्तार कितना है? 917 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंडिया में। और इंडिया के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? जमुना।
और गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा। तो इंडिया को देख लेते हैं, तो इंडिया में है अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और आगे असम राज्य से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। तो यह असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिबांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसका अलग नाम है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और तिब्बत या चाइना में इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, सांको नदी कहा जाता है। असम असम में इस नदी द्वीप है। असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है। तो इस नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। यह नदी पर बना हुआ एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह सन 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे नोट किया गया था, एक जिला घोषित किया गया था। सन 2016 में यह माजुली नदी द्वीप को एक जिला भी बनाया गया था असम का। तो इसे भूपेन हजारिका ब्रिज, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। यह एक लोहित नदी पर स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, और लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है। तो भूपेन हजारिका ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में टोला ड्रम, और असम में इसे सादिया ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो सादिया डोला ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रिज की लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर। तो यह भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस ब्रिज से असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हुई है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम होकर कितनी रह गई है अब? 9.15 करोड़। जहां पर पहले 165 करोड़ घूम के जाना पड़ता था, अब 9.15 करोड़ में पहुंच जाते हैं। इसे बॉगी व्हील पुल, बॉगी व्हील पुल इसको देख लेते हैं। यह बॉगी व्हील पुल ब्रिज यह कहाँ पर स्थित है? यह असम के धीमाजी और डिब्रूगढ़ स्थान को जोड़ता है। जैसे धीमाजी और डिब्रूगढ़ स्थान को बॉगी व्हील ब्रिज जोड़ता है। इसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर है। इस पुल पर रेल व गाड़ियां दोनों चलती हैं। दक्षिण भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, चलिए दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखते हैं। तो इसका उद्गम वर्षा का जल या मौसमी नदियों के द्वारा होता है। इन नदियों को उद्गम कैसे होता है? वर्षा के जल से या मौसमी नदियों के कारण होता है। तो इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने अलग करते हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, वैसे ममुराक्षी और स्वर्णरेखा नदी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी और माही नदी। यह अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, पहले नर्मदा नदी देखते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो इसकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से देखते हैं। तो एमपी की जीवन धारा इसे कहा जाता है। अमरकंटक नदी से जो नर्मदा नदी निकलती है, तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा के नाम से भी जीवन धारा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात में, गुजरात के बाद यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह कैसी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसे भ्रंश घाटी से गुजरती है। यह भ्रंश घाटी से गुजरती है तथा डेल्टा या ज्वार नदमुख बनाती है। तो यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सूखा क्षेत्र में
सूखा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गुजरात में सिंचाई व्यवस्था की थी, जिसे गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण करवाया गया था। गुजरात में कौन सा एक बांध बनवाया गया था? सरदार सरोवर बांध। और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण कराया गया था। यह इनकम्प्लीटेड है। तो सरदार सरोवर बांध 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था गुजरात में। यह 161 मीटर ऊंचा है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में निर्माण करवाया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 161 मीटर है। तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो इसे सरदार सरोवर बांध का निर्माण रोकने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन 1985 से 1996 में चलाया गया था और बांध का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस बांध का, सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो यह मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और तवा, शक्कर और हिरन नदियां यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तावा, शक्कर, हिरन और नदियां यह नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी, तो अब देख लेते हैं ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित एक सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह नर्मदा नदी में समानांतर बहती है। यह नर्मदा नदी के बिल्कुल समानांतर बहती है और ब्रह्मस घाटियों से होकर बहती है। अतः यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तथा यह नदी भी ज्वार नदबुक बनाती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी द्वारा अलग होती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी द्वारा अलग होती है। चलिए, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल आरावली पर्वत है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आरावली पर्वत से निकलती है और यहाँ इसे सागरमती कहा जाता है। तो लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है? सागरमती। वह गोविंदगढ़ से सागरमती प्लस सारास्वती के नाम से भी जाना जाता है। आरावली श्रेणी सागरमती और इसे धूपगढ़ पहाड़ी सारास्वती, यह लूनी नदी को ही कहा जाता है। यह मरुस्थलीय नदी है। लूनी नदी एक कैसी नदी है? मरुस्थलीय नदी है। तो लूनी नदी में पानी की कमी हमेशा रहती है। लूनी नदी में पानी की कमी हमेशा रहती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह आगे चल के कच्छ के रण यानी गुजरात में विलीन हो जाती है। तो माही नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। माही नदी का उद्गम कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत में। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो यह मध्य प्रदेश से, विंध्याचल पर्वत में मध्य प्रदेश से निकलती हुई पंजाब और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से राजस्थान होती हुई गुजरात में और फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो यह नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है। तो कर्क रेखा को काटने वाली दो बार नदी कौन सी है? माही नदी है। यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। साबरमती नदी, यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। साबरमती नदी, साबरमती नदी उदयपुर में स्थित आरावली श्रेणी से निकलती है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस नदी में सबसे अधिक प्रदूषण देखा गया है। तो साबरमती नदी सबसे अधिक प्रदूषण देखा गया है इसमें। और यह साबरमती नदी उदयपुर में स्थित आरावली श्रेणी से निकलती है और इस नदी का अंत अरब सागर में होता है। यह अरब सागर की नदियां हैं। चलिए, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो गोदावरी नदी, इसका उद्गम त्रंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसका उद्गम, और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसका पश्चिमी घाट का हिस्सा होती है गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और यह किस किस राज्य से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र से होकर हुए छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह एक लार्जेस्ट नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है पूरे भारत में। और इसका अन्य नाम क्या है? इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दक्षिणी गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में होता है और दो धाराओं में अंत होता है, एक गोमती और विशिष्ट वशिष्ठ में उसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। यह डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी, चलिए कृष्णा नदी को देख लेते हैं। इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम कृष्ण नदी यानी महाबलेश्वरम से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से? महाबलेश्वरम से निकलती है और गोदावरी के समानांतर बहती है। यह राज्य किस किस राज्य से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश के बाद यह पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो केजी बेसन, केजी बेसन क्या है? तो कृष्ण और गोदावरी नदी मिलकर दक्षिण भारत के सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती हैं, तो इसे ही केजी बेसिन कहा जाता है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी मिलकर दक्षिण भारत में केजी बेसिन का निर्माण करती हैं। इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसी केजी बेसिन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है कृष्णा नदी की? तो कोयना नदी, पंचगंगा, भीम नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा और मालप्रभा नदी इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। महानदी, इसका उद्गम स्थल महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे सिहावा पहाड़ी से निकलती है और इसकी नदी घाटी से कोयला निकाला जाता है। तो महानदी की नदी घाटी से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। और इसकी लेंथ 853 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई है 853 किलोमीटर। इसका प्रवाह देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसे संबलपुर, संबलपुर में हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है। संबलपुर में यह महानदी पर ही बनाया गया है। महानदी पर उड़ीसा राज्य में संबलपुर में हीराकुंड बांध ग्रेविटी डैम बनाया गया है। इसे गांधी मीनार और नेहरू मीनार इसकी बीच की लंबाई है 26 किलोमीटर है। एक है कटक, इसका एंड है बंगाल की खाड़ी में। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। यह ग्रेविटी डैम है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो शिवनाथ, पेरी, ओंग। शिवनाथ, पेरी एवं महानदी की सहायक नदियां हैं। उसे तेल नदी भी इसकी सहायक नदी है। कावेरी नदी, अब नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और उसका उद्गम पश्चिमी घाट अर्थात कर्नाटक में स्थित है। इसका उद्गम कर्नाटक में स्थित है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। या किस पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और यहाँ कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। और इसका अपवाह क्षेत्र केरल पुडुचेरी में भी है। और यह नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवादित है। और प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पुडुचेरी में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी नदी। इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। तो कावेरी नदी को 12 मासी या सदा दीनार नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी को, वैसे कर्नाटक में
इसे पश्चिमी घाट ग्रीष्म ऋतु में उठता हुआ मानसून वर्षा कराता है। और तमिलनाडु में पूर्वी घाट इसे शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। पूर्वी घाट में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसी कारण यह 12 मासी बहने वाली नदी है। तो शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप यह कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम द्वीप, इस द्वीप पर एक परियोजना या जल प्रपात भी है। तो इसकी सहायक नदी कावेरी नदी की अमरावती, अकरावती, कावनी, लक्ष्मण तीर्थ नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देख ले, नेक्स्ट नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। यह झारखंड से पश्चिम बंगाल तक है। इसका उद्गम यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह नदी हजारीबाग पठार तथा रांची के पठार से मध्य होकर बहती है। इस नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जीवाश्म नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी को, इस नदी को यानी दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषण के कारण जीवाश्म नदी भी कहा जाता है। और सन 2023 में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? तो इकसाली, जामुनिया और इसे न्यूनिया, बराकर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है। पेन्ना नदी के बारे में देख लेते हैं। पेन्ना नदी कर्नाटक से निकलकर यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत की नदियां समाप्त हुई। भारत की नदियां नक्शे के देख लेते हैं, नक्शे पर। तो मैप में देखते हैं तो भारत की नदियां, ऊपर है गिलगित नदी। गिलगित नदी का स्थान है जम्मू कश्मीर के पीओके में। और यह है काबुल नदी। ये सिंधु सराय नदी, मिथानकोट, जहां पर सिंधु नदी में आकर इसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं, मिथानकोट। शोक नदी, शोक नदी यहाँ से आते हुए झेलम नदी में मिल जाती है। यह झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, शोक नदी। तो ऐसे सिंधु नदी और इसे बोकाचू ग्लेशियर की स्थिति यहाँ पर है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और राकसताल झील ये सतलज सतलज नदी आकर पंजाब में ब्यास नदी से मिलती है। और यहाँ है रावी नदी। रावी नदी आगे चलकर सिंधु सराय में मिल जाती है सिंधु नदी से। और रावी नदी, फिर ये यमुना नदी, गंगा नदी। तो ये मैप में नदियां देख सकते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती हुई अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि ये दिबांग नदी, लोहित नदी, तिस्ता नदी और बराक नदी। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां होती हैं। और गंगा, एक चिनाव नदी, यह यमुना नदी, यह मिलकर आगे दामोदर नदी यहीं पर पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह है महानदी, नर्मदा नदी। इसके नीचे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के नीचे है गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद दक्षिण में है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के दक्षिण में है कावेरी नदी। यह नदियों का चैप्टर समाप्त होता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।